हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर बॉर्न डिजीज मलेरिया के बारे में, जिसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और उसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जो एनईपी का ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसमें ये एक और टॉपिक है वेक्टर बॉर्न डिजीज डेंगू। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। जो डेंगू है ये, या जिसे हिंदी में हम डेंगू का बुखार कहते हैं, ये एक वायरल डिजीज है। ये एक वायरस से फैलता है जिसको हम कहते हैं डेंगू वायरस या डेंगी वायरस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको DENV से लिखते हैं और ये फ्लेवी वायरस फैमिली का को बिलोंग करता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए हम इसको RNA वायरस भी बोलते हैं। जो डेंगू फैलाने के लिए ये जो इस वायरस को जो कैरी करता है, यानी कि वेक्टर या जिसे हम कैरियर कहते हैं, वो है फीमेल एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो। मॉस्किटो की एक और स्पीशीज है एडीज मॉस्किटो, आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं। तो फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होता है, जब वो ह्यूमन को बाइट करता है ब्लड में लेने के लिए, तब वो वायरस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में डेंगू के लक्षण आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। डिजीज जो है डेंगू का, ये इसके दो फॉर्म्स हैं। एक तो है क्लासिकल डेंगी फीवर, जिसे हम DF से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिवियर फॉर्म है जिसमें बहुत बार डेथ भी हो जाती है, फेटल फॉर्म है, उसे हम कहते हैं डेंगी हीमोरैजिक फीवर, दैट इज DHF। जो DF है डेंगी फीवर, इसमें फ्लू लाइक इलनेस होती है। ये हमें बुखार आता है जैसे हमें नॉर्मल कोल्ड के टाइम पे जो फ्लू होता है उस टाइप का हमें इसके सिम्टम्स आते हैं। बुखार होगा, वीकनेस आएगी, बॉडी पेन होगा। आगे सिम्टम्स में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जबकि जो DHF है, जिसे हम डेंगी हीमोरैजिक फीवर बोल रहे हैं, ये डिजीज का ज्यादा सिवियर फॉर्म है, ये ज्यादा खतरनाक फॉर्म है। क्यों? बिकॉज इससे डेथ भी हो जाती है। नाउ, जो डेंगू वायरस है, इसके 4 सीरोटाइप्स हैं। ठीक है, सीरोटाइप्स हम कैसे पहचानते हैं कि जो वायरस है उसके सरफेस के ऊपर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। तो इन एंटीजन्स की वजह से डेंगू के 4 प्रकार हैं: DENV1, DENV2, 3 एंड 4। और कभी भी लाइफ में किसी भी सीरोटाइप से, किसी भी वेरिएंट से अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया, तो बॉडी में उस सीरोटाइप के लिए लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन जनरेट हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं उस वायरस के अगेंस्ट। तो सपोज अगर किसी इंडिविजुअल को DENV वायरस 1 के इन्फेक्शन की वजह से डेंगू हुआ है, तो उसकी बॉडी के अंदर इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी और वो उसकी बॉडी में रहेंगी, सो दैट इट विल गिव हिम द इम्यूनिटी, और उसको लाइफ लॉन्ग डेंगी DENV वायरस 1 से नहीं होगा, बट बाकी तीनों जो और सीरोटाइप्स हैं उससे उसको डेंगू को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें डेंगू की, तो जो डेंगू है जिसे हम DF कह रहे हैं, जिसे हम क्लासिकल डेंगू फीवर बोलते हैं, इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमें डेंगू का बुखार होता है तो पूरा बदन टूटता है, जिसे हम कहते हैं जनरल वीकनेस। मसल्स में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, क्योंकि सारे जोड़ बहुत ज्यादा दुखते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है ब्रेक बोन फीवर। सिम्टम्स जो हैं वो यूजुअली 3 से 14 दिन, यानी कि 2 हफ्ते के बाद आते हैं, आफ्टर द ह्यूमन इज इन्फेक्टेड बाय द बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो। मतलब एडीज, अगर कोई फीमेल एडीज जो कि इन्फेक्टेड है वायरस से, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक फीमेल एडीज का जो मॉस्किटो होता है वो डेंगू नहीं फैलाता। वही फीमेल एडीज जिसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट होगा वो ही डेंगू को फैलाएगी। तो अगर ऐसी फीमेल एडीज अगर किसी ह्यूमन बीइंग को काटती है, तो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद, एज लो एज 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते के बाद, बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने लग जाते हैं, डेंगू के लक्षण आने लग जाते हैं। और वो क्या है? देयर विल बी हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार आएगा। बुखार की वजह से जॉइंट में, जोड़ों में जितनी भी बोन्स हैं उनमें पेन होगा, सर दर्द होगा। आईज के पीछे जो
पर ऑर्बिटल रीजन होता है उसमें भी पेन हो सकता है। ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर खासकर चेस्ट और जो अपर लिम्स हैं इनके ऊपर रेड कलर के मीजल्स जैसे रैशेस आ जाते हैं। थकावट होगी, फटीग फील होगा, उबाक आएगी या वॉमिटिंग हो सकती है। और बहुत हल्की फुल्की जैसे माइल्ड ब्लीडिंग कहते हैं, कहाँ से, या तो नोज से ब्लीडिंग होगी या मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। और व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट फॉल करने लगता है। इसके अलावा इवन बॉडी में प्लेटलेट्स का भी काउंट फॉल करने लगता है। वहीं अगर जो इसका सिवियर फॉर्म है, जिसे हम डेंगू हीमोरैजिक फीवर बोलते हैं, हीमोरैजिक का मतलब कि ब्लड जो आरबीसीज जो है वो रप्चर हो रहे होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये फेटल फॉर्म है क्योंकि इसमें सिवियर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये इसमें हाई ग्रेड फीवर ना आके देयर इज जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है उससे ड्रॉप डाउन कर जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया कंडीशन। सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा, वॉमिटिंग बार बार आएगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है वो है हीमोरैजिक मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, जितनी बॉडी के अलग अलग ओपनिंग्स जो है उससे खून आएगा। नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, सो ब्लीडिंग कम्स। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, आंतों से ब्लीडिंग, एनस के थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, स्किन के अंदर रैशेस होंगे, वो रैशेस रप्चर होंगे, स्किन रप्चर होगी, वहां से खून ऊज आउट हो सकता है। और हीमैट्यूरिया मतलब पेशाब में भी खून आ सकता है। इसके अलावा जो पल्स है वो धीमी गति से चलेगी। ठीक है, इरिटेबिलिटी, इरिटेटेड रहेगा पेशेंट, कंफ्यूजन रहेगी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी रहेगी। ठीक है, चिड़चिड़ापन रहेगा। ये सारे सिम्टम्स हैं डेंगू हीमोरैजिक फीवर के। अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है वो इसमें है ब्लीडिंग थ्रू डिफरेंट ओपनिंग्स। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, डेंगू के लिए देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी तक कोई एंटीवायरल ड्रग्स इसके अगेंस्ट नहीं बनी है। तो बेसिकली हम इसको मैनेज करते हैं बाय केयरफुल मॉनिटरिंग, कि आप जो डिजीज की पीरियोडिक मॉनिटरिंग करते रहें, सिम्टम्स को देखते रहें, प्लेटलेट काउंट करते रहें, डब्ल्यूबीसी काउंट करते रहें। और जैसे ही आपको लगे कि जो डिजीज के सिम्टम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो हम मेडिकल केयर या मेडिकल एडवाइस लेंगे। ठीक है, मेडिकल इंटरवेंशंस डॉक्टर के पास जाएंगे। दूसरा तरीका जो बेस्ट तरीका है दैट इज बाय सपोर्टिव केयर। ठीक है, तो उसमें रेस्ट करे पेशेंट, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करे। ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है। और जब फीवर हो तो हाई ग्रेड फीवर को रिड्यूस करने के लिए, ड्रॉप डाउन करने के लिए पैरासिटामोल्स जो है एंटीपायरेटिक ड्रग्स ली जाएंगी, सो दैट ये इसमें एनाल्जेसिक भी होता है, एंटीपायरेटिक एजेंट्स भी होते हैं, तो बॉडी का पेन और फीवर ये ड्रॉप डाउन करते हैं। खास बात ये है कि हमें इस टाइम पे एस्पिरिन अवॉइड करना चाहिए। एस्पिरिन क्या है? ब्लड को थिन करता है। और हीमोरैज मतलब जब ब्लीडिंग हो रही है तो जब ब्लड की डेंसिटी जो है वो, और खून जो और पतला हो जाएगा तो ब्लीडिंग का जो रेट है, रेट ऑफ ब्लीडिंग, वो फास्टर हो जाएगी। तो एस्पिरिन जो है, ब्लड के थिनर्स किसी भी तरह के नहीं लेने होते। वी हैव टू अवॉइड नॉन स्टेरॉइड्स, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस वगैरह, ये सब अवॉइड करनी होती हैं बिकॉज दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हीमोरैज। नेक्स्ट इज रिकवरी। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हैं, केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं, अपने टाइम टू टाइम डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट काउंट्स मॉनिटर कर रहे हैं, तो जो डेंगू का बुखार है वो यूजुअली 1 से 2 हफ्ते के बीच में रिकवर हम कर जाते हैं। तकरीबन 5वें दिन बुखार सेटल होने लगता है और बॉडी जो है रिकवर होने लगती है। बट जो सिम्टम्स हैं जैसे जॉइंट पेन, वीकनेस, थकावट, फटीग, ये कुछ हफ्तों से लेके कई महीनों तक भी सबसाइड कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जो डेंगू का पेशेंट जो होता है वो बहुत लंबे टाइम तक, महीनों महीनों, साल साल तक भी कहता है मेरे कभी इस जोड़ में दर्द है, मेरे को उस जोड़ में दर्द है। एंड वो अक्सर मेरे को उस टाइम पे डेंगू का बुखार हुआ था और उसके बाद से मेरे जोड़ों में दर्द रहता है। तो ये वाले जो सिम्टम्स हैं जॉइंट पेन, ये एक लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर
रह सकते हैं। ठीक है, जनरली लोगों के अंदर माइल्ड डेंगू से जल्दी रिकवरी हो जाती है, बट जो सिवियर केसेस हैं जैसे डीएचएफ, उसमें रिकवरी टाइम लंबा होता है और हमें मेडिकल इंटरवेंशंस की डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, कंट्रोल अगर हम कर पाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। प्रिवेंशन इज एंड द कंट्रोल इज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो इसका कंट्रोल क्या होगा? जो इसका वेक्टर है, जो इसका कैरियर है, द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, अगर उसको हम आसपास सराउंडिंग में क्लीनिनेस मेंटेन करें, साफ सफाई रखें ताकि ये मच्छर ब्रीड ना हो, तो हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल मेजर्स बताने से पहले यहाँ ये बताना चाहूंगी कि जो डेंगू का मच्छर होता है बच्चे, इसको आप कैसे पहचान पाते हैं? इसकी बॉडी के ऊपर यूजुअली ब्लैक और व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको देख के बहुत डार्क ब्लैक कलर का ये मच्छर होता है एंड उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, विंग्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये डेंगू का मच्छर है। दूसरी बात, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एनोफ्लीज का मॉस्किटो होता है जो मलेरिया फैलाता है, वो ग्राउंड लेवल से 45 डिग्री का एंगल बना के बैठता है, जबकि जो डेंगू का मच्छर होता है वो ग्राउंड के साथ पैरेलल बैठता है। अनदर थिंग इज, जो मलेरिया का मच्छर है एनोफ्लीज, हमने उस स्लाइड में देखा था कि इट इज मोर एक्टिव एट नाइट। ठीक है, और रात को ज्यादा एक्टिव होता है और रात को काटता है। वहीं जो डेंगू का मच्छर है एडीज, ये दिन के टाइम पे, ठीक है, तब एक्टिव होता है। तो डेंगू फैलने के चांसेस, मॉर्निंग में अगर कोई मॉस्किटो काट रहा है तो डेंगू के बुखार होने के चांसेस ज्यादा हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो ये मच्छर है ये साफ पानी के अंदर ब्रीड करता है। तो विशेष तौर से हमें अपनी सराउंडिंग्स में, अपने घर के अंदर जो पानी को स्टैग्नेंट हो नहीं होने देना चाहिए, उसको खड़ा नहीं होने देना चाहिए, ताकि मच्छर, उसके अंदर एग्स और लार्वा वहां पे ना पनपे। तो जो वेक्टर कंट्रोल के अंदर, वी शुड नॉट अलाउ वाटर स्टैग्नेशन नियर ह्यूमन ड्वेलिंग्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मच्छर है ये क्लीन वाटर में ब्रीड करता है। आसपास कूड़ा करकट नहीं जमा होना चाहिए, और अपने घर की सराउंडिंग्स में जो जंगली घास होती है, वीड्स होती हैं, वो भी नहीं ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे भी नमी मेंटेन होती है, पानी खड़ा रह सकता है और वहां पे ये मच्छर ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं, जैसे 2% पायरिथ्रम का एक्सट्रैक्ट हुआ, मैलेथियन हुआ। दीज आर सम ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स दैट वी कैन यूज टू कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। बिसाइड्स दैट वी कैन यूज थर्मल फॉग्स, ठीक है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेस, और ये एक लार्ज स्केल पे वेक्टर को कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा इंसेक्ट रेपेलेंट्स हम बॉडी पार्ट्स पे लगा सकते हैं, और ये तो जायज सी बात है, नेट्स यूज करिए, मॉस्किटो नेट्स, पूरे स्लीव्स के कपड़े पहनेंगे। ठीक है, और वहीं पे एक बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है कि जो पॉन्ड्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उसके अंदर गम्बूशिया फिश जो होती है वो इस मॉस्किटो के लार्वे के ऊपर फीड करती है। तो आप इस पॉन्ड में ये गम्बूशिया फिश ऐड कर सकते हैं, पोइसिला रेटिकुलेटा, ये भी एक फिश है, वो ऐड कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे मीजोसाइक्लो यूट्रिकुलेरिया मैक्रोराइजा, ये एक प्लांट है। ठीक है, दिस इज अ कार्निवोरस प्लांट। तो ये फ्रीली फ्लोट करता है पानी की सतह के ऊपर। तो ये सारी चीजें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि इनके लार्वे के ऊपर फीड करती हैं और वेक्टर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो आई होप these slides are very informative and helpful for you for your NEP syllabus. Thank you and stay blessed.